बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डील करेंगे। इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डील करेंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये सारे यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो सम सेल के अंदर कुछ सेल होते हैं उनके अंदर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन कुछ सेल के अंदर मतलब नंबर ऑफ हंड्रेड या थाउजेंड नंबर में ये मौजूद होते हैं। अब ये किस मतलब बेस्ड के ऊपर किस सेल में ज़्यादा होते हैं किस में कम होते हैं, सेल लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बुनियाद पे ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कहूँ आपको कि जो बोन सेल होता है उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है यानी कि जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम है, तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम होंगे। जबकि मसल सेल की बात करें तो उसमें हंड्रेड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब जो नंबर है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड है सेल लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपने ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की मैं बात करूं तो सिलेंड्रिकल या रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन आपने याद रखना है स्मूथ होता है, कंटेन पोरिन प्रोटीन जो कि चैनल प्रोटीन होते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये फ्री पैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये पता चल गया आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, फ्रीली परमिएबल होगा। जबकि इनर मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो उसकी फोल्डिंग्स बनी होती है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा बेसिकली आपके पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये भी आपने याद रखना है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को दो कैविटी में डिवाइड करते हैं। एक इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो कि नैरो रीजन होती है बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी बात माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बेसिकली उसको इनक्लोज किया होता है इनर मेम्ब्रेन में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए होते हैं और राइबोसोम होते हैं, 70s और एंजाइम होते हैं। इन कंपाउंड की जो मौजूदगी वो ये इंडिकेट करती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक सिस्टम है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि प्रोटीन्स जो रिक्वायर होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वो खुद ही मतलब सिंथेसाइज करता है। और आपने ये याद रखना है जो हमारे पास जो फोल्ड्स होती हैं उनको क्रिस्टा कहते हैं। मैंने कहा जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इनको क्रिस्टा कहते हैं। ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली जो इनर सरफेस है क्रिस्टा का, उसके अंदर हमारे पास F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं। बेसिकली एटीपी सिंथेसिस में इनका रोल होता है। इनकी जो दूसरे नाम है उनका वो है ऑक्सीजोम और स्टार्क पार्टिकल्स। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ये पुरानी बुक में गिवन थे। इन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास एटीपी सिंथेस। और साथ में अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये साइट है किसका, सेलुलर रिस्पिरेशन का। और क्रेब्स साइकिल भी यहीं पे होता है। और साथ में आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है हमारे पास, वो भी इसी में मतलब मेंशन है आपके पास। तो बेसिकली ये तीन जो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल है, सेलुलर रिस्पिरेशन है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसी का इन सब से एक ही चीज़ निकल जिसका नाम है एटीपी। बेसिकली एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी है हमारे पास सेल के अंदर। अच्छा, हम माइटोकॉन्ड्रिया के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, वो जो कि इस बुक में गिवन नहीं है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम हमारे पास किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किचन ऑफ सेल कहा जाता है, बिजीएस्ट ऑर्गेनेल कहा जाता है, सेल विद इन सेल कहा जाता है, एटीपी मिल कहा जाता है सेल के अंदर, सेल बैटरी भी इसी को कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, एटोफेजी इसकी रेगुलेशन होती है, लाइसोसोम रेगुलेट करता है। इस पैराग्राफ में हम डील करेंगे। सेमी एटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। ये ग्रो करते हैं आउटसाइड द सेल बट कैन नॉट डिवाइड आउटसाइड द सेल। सपोर्ट करता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को, जिसको हम एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेड है फ्रॉम मदर सेल। ये अपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया इंटीटेस के पॉइंट ऑफ लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पैराग्राफ में अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या बात मतलब डिस्कस की गई, बेसिकली सिमिलरिटीज़ डिस्कस की गई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में। सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है हमारे पास, इनके पास अपनी जेनेटिक सिस्टम होता है और साथ में अपनी ही मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास ये याद रखनी चाहिए, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये हमारे पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये जो हमारे पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ना, इसको हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में फ़िलहाल तो आपने यही बात याद रखनी है कि सेल विद इन सेल, क्या बात याद रखनी है, सेल लिविंग विद अनदर सेल। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना हमारे पास,
इसकी जो नंबर है इसको लाइसोसोम रेगुलेट करते हैं। और आपने ये याद रखना है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो एग सेल के ओवम में होता है बट नॉट विद इन द हेड ऑफ द स्पर्म सेल, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम मदर सेल। तो ये सारे पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इनको आपने अच्छे से याद करना है। इस लेक्चर को बार बार देखें और इन लेक्चर को सुनेंगे तो आपकी रिवीजन मैक्सिमम हो सकेगी। आप इनको सुने और साथ में आपकी रिवीजन मैक्सिमम हो सकेगी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिड को। किसको? प्लास्टिड को। प्लास्टिड बेसिकली हमारे पास आपने याद रखना जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी मौजूद होता है और प्लांट्स और एल्गल सेल्स में होता है। ये हमारे पास किस लिए ज़रूरी होता है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस की, लाइक फोटोसिंथेसिस है हमारे पास और फूड स्टोरेज है, इन सब के लिए हमारे पास क्या है? नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है। और साथ में ये याद रखना है ये जिन में यानी कि उन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, और इसकी टाइप्स जो है ना वो किस बुनियाद पे हैं? बेसिकली टाइप ऑफ पिगमेंट की बुनियाद पे और किस सेल में ये पाया जाता है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट की बुनियाद पे इसको प्रोप्लास्टिड के बारे में, प्रोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम प्रोप्लास्टिड की बात करेंगे। यंग होता है, इमेच्योर होता है और डेवलपिंग प्लास्टिड होता है। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन हैं। ये डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। बेसिकली अगर हम ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड इंट्रासेलुलर फैक्टर्स एंड ऑन एक्सपोजर टू लाइट दे में बी डेवलप इनटू ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलर लेस प्लास्टिड होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन प्लास्टिड होता है, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुके हैं जो आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ये याद रखना, ये कलरलेस है और ये पेरेन्काइमस सेल में पाया जाता है, रूट, स्टेम और सीड्स में। ये स्टोरेज ऑर्गन ले हमारे पास, ये स्टोरेज ऑर्गेनेल के तौर पर काम करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। अच्छा, बेस्ड अपॉन सब्सटेंस विच दे स्टोर दे आर डिवाइडेड टू उन बेस्ड अपॉन दीज टाइप्स। जो सब्सटेंस इनके अंदर होते हैं उसी की बुनियाद पर इनको नाम दी जाते हैं। अमाइलोप्लास्ट है जो स्टोर करता है स्टार्च को, उसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ये भी आ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। बेसिकली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। इलियोप्लास्ट वो होता है जो स्टोर करता है लिपिड को। प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। और प्रोटीनोप्लास्ट का एक और नाम है एल्यूरोप्लास्ट, ALEURO प्लास्टिड। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है प्लास्टिड, वैसे आपको ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लोरोप्लास्ट की जो इधर गिवन है। ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हमारे पास पाया जाता है और ये साइट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। इसको हम नीचे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के बारे में याद रखना, ये हमारे पास मतलब जो डिफरेंट कलर पिगमेंट्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है। इसलिए ये कहाँ पे होता है? कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे फ्लावर पेटल्स हो गए, फ्रूट वॉल। अब इसका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, वो क्या है? आपको नज़र आता है कि प्लांट्स बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, यानी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कीजिए बुक में। जो डाइवर्सिटी है किसकी? प्लांट की। ये हमारे पास किसकी बुनियाद पे? क्रोमोप्लास्ट की बुनियाद पे। और साथ में हम क्लोरोप्लास्ट को भी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को ना। क्लोरोप्लास्ट एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने ये रखना है, इसमें डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलरिटीज थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आपने ये याद रखना है क्लोरोप्लास्ट की 3 पार्ट्स है, इन्वेलप है, स्ट्रोमा है और थाइलाकॉइड है। ईच, अच्छा, जो इन्वेलप है बेसिकली वो डबल मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह उसके अंदर पोरन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये फ्रीली परमिएबल होता है किसको? स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो सेमी परमिएबल है और प्रोटीन्स रिच है। अच्छा, बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। अच्छा, जो हमारे पास ग्राउंड मैस होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में जो मतलब जो मटेरियल मौजूद है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर कलरलेस प्रोटीशियस सब्सटेंस होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ RNA-70 एस राइबोसोम वेरियस एंजाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसके पास भी ही अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है। ठीक है, और साथ में आपने ये रखना है स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बेरिंग डबल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक्स, थाइलाकॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे थाइलाकॉइड्स हैं। एक स्मॉलर थाइलाकॉइड है, एक लार्जर थाइलाकॉइड है। स्मॉलर थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो डिस्क लाइक होते हैं, ऊपर एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होते हैं, लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन्स। ईच स्टैक ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम।
ये जो स्टैक है ना ये पूरा, इसको ग्रेनम कहते हैं। सही है। एक ग्रेनम में कितने थाइलाकाइड होते हैं? 25 से 50 थाइलाकाइड होते हैं। एंड 40 टू 60 ग्रेना किसके अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 टू 60 ग्रेना होते हैं और एक ग्रेना के अंदर 25 से 50 थाइलाकाइड होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये एमसीक्यूज एंटी टेस्ट का 50 से 50 थाइलाकाइड होते हैं, यही एमसीक्यूज में आया हुआ था कि हाउ मेनी थाइलाकाइड्स इन ईच ग्रेनम। तो 25 से 50 थाइलाकाइड्स आपके पास होते हैं। उसके बाद लार्जर थायराकाइड्स की मैं बात करूं तो आपके पास आपने क्या याद रखना है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती है ना, ये भी आपने याद रखना है, ये स्मॉलर थायराकाइड्स में होती है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ल्यूमन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट। लार्जर थायराकाइड्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं किसको? स्मॉलर थायराकाइड्स को, इसलिए हम इसको इंटरग्रेना कहते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये लार्जर थायराकाइड को मेंशन किया। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये जो कनेक्शन है, ये सॉरी यानी ये जो कनेक्शन है, ये एक मिनट, ये जो कनेक्शन है ना, इसको हम कहते हैं लार्जर थायराकाइड, इसको इंटरग्रेना भी कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। और साथ में अपने ये रखना है, जो लाइट रिएक्शन होते हैं ना, वो हमारे पास इन थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जबकि डार्क रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे पास स्ट्रोमा में होता है। और ये भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। इसके बाद हम सेंट्रियोल्स को डिस्कस। इसमें यार हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रियोल्स। ये बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गन हैं आपके पास। ये मेनली एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन साथ में अपने ये भी याद रखना है, फंजाई लाइक प्रोटेस्ट जैसे स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में भी होते हैं। सेंट्रियोल बेसिकली रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं और यूजली किस में होते हैं? पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रियोल का जो पेयर है उसमें कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। नियर द पोल ऑफ द न्यूक्लियस की मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल याद रखना, ई सेंट्रियोल, ये जो लाइन है ना, ये आपकी मतलब समझ लें कि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रियोल्स की लाइन जो होती है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे सेंट्रियोल्स बेसिकली हमारे पास पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके अंदर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर सर्कुलरली अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी का यही इंटरेस्ट में आया था कि सेंट्रियोल जो होता है ना, कितने ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? तो 9। अगर आपसे नंबर पूछा जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। अच्छा, आपको ये बताता चलूँ कि ये बिफोर सेल डिवीजन क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, लेकिन जब सॉरी मतलब सेल डिवीजन से पहले तो ये सिंगल फॉर्म, लेकिन सेल डिवीजन स्टार्ट होने से बिफोर ये क्या हो जाते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है और बिकम्स 2 पेयर विच लेटर ऑन माइग्रेट टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। इनका काम क्या होता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स को यानी कि राइज करते हैं, और साथ में इसका बड़ा रोल है सेल डिवीजन में। आपको पता है एनाफेज जो बनती है उसकी स्प्लिटिंग जो होती है यही करता है, और जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। और आपने याद रखना इसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, इसका रोल है बिटवीन डाटा सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने ये भी याद रखा सेंट्रियोल से बेसल बॉडीज निकलती है किसकी? सीलिया और फ्लैजेला की। सीलिया और फ्लैजेला वैसे टॉपिक नहीं, लेकिन रीड कर लेना। साइटोस्केलेटन को हम डील करेंगे इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइटोस्केलेटन को इस लेक्चर में हम डील करेंगे। बेसिकली साइटोस्केलेटन के बारे में आपने ये याद रखना है कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास यानी कि साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। इन फाइबर्स में से माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट्स में आपने जो बातें याद रखनी है वो ये कि इनको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक्सट्रीमली थिन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं जो कि 7 नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ये 4 ट्विस्टेड चेन पे होते हैं। 2 हमारे पास चेन्स होती है किसकी? एफेक्टिन की, और 2 होती है ट्रोपोमायोसिन की, और साथ में ट्रोपोनिन जो होते हैं ना वो इनके ऊपर यानी कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग होते हैं ना, ऐसे ही इंटरवल्स पे ये लोकेट करता है। ये मायोफिब्रिल्स बनाते हैं हमारे पास मसल में, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मसल के चैप्टर में हम इस मसल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इसको। और साथ में आपने ये रखना है साइकोलोसिस को भी परफॉर्म करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। आपने ये भी याद रखना है, एंड एमवाइड मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं हमारे पास। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में क्या याद रखना है? 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। इसमें जो प्रोटीन होती है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होती है? ट्यूबुलिन होती है। जो ट्यूबुलर प्रोटीन है वो एक डाइमर की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं,
डाइमर। और ईच ट्यूबली हमारे पास प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, एट द सेल डिवीजन फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को स्पिंडल फाइबर में, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम मेटाएटन एनाफेज में ये रोल प्ले करते हैं। इन एनिमल सेल में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, सीरिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडी। ये अपने याद रखने हैं फंक्शन इसके। इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो 8 से 10 नैनोमीटर है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान इन बिटवीन है, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। बेसिक प्रोटीन जो होती है ना हमारे पास, विमनेटिन ये याद रखने, विमनेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूलिन है, माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन है। एक मोनोमर जो होता है उसको जी एक्टिन कहते हैं, जब लंबी चेन बनती है उसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं हमारे पास 3 चेन्स होती हैं इसकी, सही है। ये जो इसका फंक्शन होता है वो होता है बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो मसल सेल है उसमें हम माइक्रोफिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स कहते हैं। इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स होती है, एक थिन और एक थिन। थिन जो होती है उसको हम एक्टिन कहते हैं, और जो थिक होती है उसको हम मायोसिन कहते हैं। थिन जो होती है हमारे पास उसका डायमीटर नहीं, लेकिन उसका 8 नैनोमीटर डायमीटर आपने याद रखना है। 16 नैनो माइक्रोमीटर सॉरी जो होता है हमारे पास किसका होता है, मायोसिन का होता है, सही है। तो माइक्रोफिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स मसल सेल में कहा जाता है। ये आपने सारी बातें याद रखनी है और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को भी देख लेना है, सही है। और इसके बाद हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।